Hi students, very good evening and welcome to परीक्षा आइडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम परीक्षा आइडिया में एनसीईआरटी सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम जो वो कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी में कदम रखा है, उनके लिए एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द बेसिक बुक, जहाँ से वो सारे जो बेसिक डाउट्स हैं उनके, जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो सवाल, फाइनली जब कॉम्प्लेक्सिटीज की ओर बढ़ेंगे तो एनसीईआरटी किस तरह से एक फाउंडेशन जो है, एक फंडामेंटल स्टेप जो है रखने के लिए आपकी सहायता करेगा। और इस सिलसिले में इस सीरीज, इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने परीक्षा आइडिया ने एनसीईआरटीज़ के सारे जो बुक्स हैं फ्रॉम 6 to 12 उनको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। और इसमें जो इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हम जो सिविक्स, जो पहले सिविक्स बोला जाता था, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अब है पार्ट, ये स्टैंडर्ड 6 का, उसको लेकर हम आए हैं। और इसके पहले जो क्लास थे, उस क्लास में हमने देखा था कि डाइवर्सिटी क्या है। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि डाइवर्सिटी, तो अगर आपने देखा होगा जो प्रीवियस क्लास, उसमें मैंने डाइवर्सिटी के बारे में पूरा डिस्कशन किया था कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अगर देखें, हमने इसको डिस्कशन किया था, और डाइवर्सिटी में हमने देखा था कि जो हमारा कंट्री है इंडिया, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। क्यों क्यों इसलिए बोला जा रहा है। एक तो अगर आप पहले देखें इंडिया की, अगर मैप को हम अगर देख पाए थोड़ा सा, तो इंडिया के मैप में अगर इसी तरह का अगर आप मैप ले लें, तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है इसकी, ये हमने पहले समझा था। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, एक जगह में आप देख रहे हैं नॉर्थ में इसके क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन। अगर आप यहाँ तक अगर आ जाएं, पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर देखेंगे अरक्कन और इसके वजह से ज्योग्राफी के बेसिस के वजह से भी सेटलमेंट जो है वो डाइवर्स हुआ है। साथ ही में आप देख रहे हैं कई फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल्स जाकर बसे, इनके अपने ट्राइबल्स के कल्चर, इनके अपने रिलीजियस जो तौर तरीके हैं, सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर माउंटेन हो गया। फिर अगर आप देखेंगे अरावलीज एंड विंध्याज, ये दो माउंटेन है। तो इसके साथ में एक डिमार्केटिंग लाइन जो हो गया, एक नॉर्थ में ये नॉर्थ इंडियन जो कल्चर डेवलप हुआ, कल्चर, और दूसरा जो है ये साउथ इंडिया देख रहे हैं तो ये द्रविडियन कल्चर, द्रविडियन। और इसके वजह से कई डाइवर्सिटीज हमको देखने को मिलता है। उनके लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, उनके खान पान में, उनके रहने के तौर तरीके में, रिलीजियस बिलीफ में, और ये सारी डाइवर्सिटी हमने देखी। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि इसमें हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा प्ले था, रोल था, अगर आप डाइवर्सिटी अगर देख रहे होंगे, क्योंकि हमने उस चैप्टर में देखा था दो ऐसे कॉम्पैरेटिव स्टडी किए थे हमने दो स्टेट के, दैट इज वन जो कि नॉर्थ, यहाँ पर लद्दाख को हमने डिस्कस किया था, और साथ में हमने देखा था केरला के बारे में हमने डिस्कशन किया था, केरला, जिसमें कि दोनों एस्पेक्ट्स को, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, दोनों चीज़ों को हमने देखा था। ज्योग्राफी किस तरीके से वहाँ के रहने के आवास में, वहाँ के लोगों के रहन सहन को उसने प्रभावित किया। दूसरी बात, हिस्ट्री ने किस तरह के ऑनस्लॉट्स, जैसे केरला में पोर्तुगीज, डच और सब आए और स्पाइस ट्रेड के लिए, और इनके वजह से पूरे जो आदान प्रदान, कल्चरल जो आदान प्रदान हुआ, उससे नए कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी,
मुस्लिम कल्चर, हिंदुइज्म, सारे लोग यहाँ पर एक कॉमन कॉल्ड्रॉन या मेल्टिंग पॉट जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें आकर एक यूनिफाइड कल्चर और यूनिफाइड आइडेंटिटी उन्होंने क्रिएट किया, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ वननेस, दैट इज इंडिया। बाद में हम ये भी देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसके बारे में उल्लेख भी है, और उन्होंने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में रिलेटेड टू दिस ऑल डाइवर्सिटी इन इंडिया। और डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी इज ये डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव टर्म में, कोनोटेशन में इसका इस्तेमाल हुआ। पॉजिटिव कोनोटेशन का मतलब ये हुआ कि इस डाइवर्सिटी में हम ये नहीं कहते कि इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दिस इज जस्ट अ वैल्यू न्यूट्रल वर्ड, इससे कुछ भी आप और अन्यथा नहीं लेते हैं। डाइवर्सिटी इज अ वैल्यू न्यूट्रल वर्ड, हमने ये चीज देखा। क्यों? डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी की वजह से एक तरह से सबको यहाँ पर पनपने का मौका मिला, और इंडियन जो धर्म है, सर्वधर्म संभाव, इसमें डाइवर्सिटी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इंडियन, अगर इसको टोटालिटी में अगर आपने देखा होगा। और आज के इस लेक्चर में जो हम जाएंगे उसके बाद के चैप्टर्स को लेंगे, जो कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो लेट्स सी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये इस टॉपिक को हमने लिया है। डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया कि इज अ वैल्यू न्यूट्रल वर्ड, पॉजिटिव वर्ड है, वैल्यू न्यूट्रल है प्लस पॉजिटिव वर्ड है। इसके पॉजिटिव कॉनोटेशंस निकल रहे हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशंस। यहाँ पर ये सिर्फ आ रहा है कि हम जो है डाइवर्स कैसे हैं, लैंग्वेज, रिलीजन और ज्योग्राफिकली, रीजनली, और इन सब के बेसिस में। आपने एक चीज और देखा होगा कि जो हमारा नेशनल एंथम है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, तो उसमें जो कुछ लाइंस हैं, जैसे जो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। तो ये जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा क्या था, आपने पिछली बार देखा था, रीजनल डाइवर्सिटीज की बात करता है। एक पंजाब सिंध गुजरात मराठा रीजनल, और उसके बाद द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। विंध्य हिमाचल क्या बात कर रहा था? वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहा था। दिस जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो ये वैल्यू न्यूट्रल, साथ ही पॉजिटिव कॉनोटेशंस के साथ था ये वर्ड। लेकिन जब आप डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? आप देखें फ्रेंड्स कि ये सारी जो चीज हैं, अगर आप गौर करेंगे तो जो वर्ड्स उसके अपने सिग्निफिकेंस हैं, उसके मायने हैं। डाइवर्सिटी जहां वैल्यू न्यूट्रल पॉजिटिव कॉनोटेशंस लेके रखा हुआ है, वहीं अगर डिस्क्रिमिनेशन को देखेंगे तो ये वैल्यू लेडन वर्ड है, वैल्यू लेडन। इसके साथ इसकी वैल्यू है, साथ में ये कहीं भी अगर आप देखें, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब नेगेटिव कोनोटेशंस की बात कर रहा है, नेगेटिवली वर्डेड वर्ड है, नेगेटिवली वर्डेड। और इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी रूप में इस डाइवर्सिटी के वजह से, जो कि एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था, उस डाइवर्सिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये चैप्टर इस तरह से है, और इस चैप्टर को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये इन चीजों को देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स मूव टू द पेज। हम इसमें एक तरह आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी कि यहाँ पर अगर कहा जाता है कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन द 1000 वर्ड्स, तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं पूरी डाइवर्सिटी यहाँ पर है, और डाइवर्सिटी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब लोग एक साथ हैं, डाइवर्सिफाइड है ये सोसाइटी, अलग अलग लोग यहाँ पर हैं। अब इसके बाद डाइवर्सिटी
के साथ डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हम देखेंगे। अगर आप देख रहे होंगे इसमें, तो हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के द्वारा हम समझ सकते हैं। साथ में क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स जो है उसमें हम देखेंगे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। हर को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी में अगर हम जाएं यहाँ पर, तो डिफरेंसेस जो हैं हमारे, डिफरेंस, हम जितने डाइवर्स लोग हैं उनके डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। डिफरेंसेस कैसे हैं? देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव। डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं? देखिए, डिफरेंसेस है कि कई ऐसे चीज हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कैसे? कैसे हम रहते हैं, कैसे हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, किस तरह के गेम को हम खेलते हैं, क्या पहनते हैं, ये सारे थिंग्स वी सेलिब्रेट, ये सारे चीज क्या है? डिफरेंसेस लेके आते हैं। लेकिन ये डिफरेंसेस अभी भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, अभी भी सिर्फ ये डिफरेंस है, ये एक तरह से डाइवर्सिटी के पॉइंट है ये इसके। लेकिन आगे जब हम जाते हैं तो हम इसको जानने की कोशिश करें कि डाइवर्सिटी जो अगर देखें अगर इंडिया में, उसमें अगर हम पाएंगे कि विश्व के जो 8 जो मेजर रिलीजन्स हैं वो पाए जाते हैं विश्व भर में। 8 मेजर रिलीजन्स हैं, उसमें से सारे फिरके जो हैं इंडिया में मौजूद हैं। सारे रिलीजन कमोबेश इंडिया में हर रिलीजन पाए जाता है। विश्व में लगभग 1600 जो भाषाएं बोली जाती हैं, और इंडिया में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, मातृभाषा 1600 हैं। उसके साथ साथ इंडिया में मोर देन 100 डांस फॉर्म्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सारे चीज डाइवर्सिटी है, और एक किसी भी चीज के, किसी भी सोसाइटी के लिए ये डाइवर्सिटी पॉजिटिव चीज अगर होता तो वो हार्मोनियस सोसाइटी और एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी को ग्रो करता, या कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बनाता। लेकिन इंडिया में इसी डाइवर्सिटी को अगर हम जब देखते हैं, उस डाइवर्सिटी के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, क्योंकि डाइवर्सिटी ने क्या किया, एक दूसरे के प्रति जो है वैमनस्य भी डेवलप किया है। तो एक फिसिपेरियस टेंडेंसीज जो है सोसाइटी में, इस डाइवर्सिटी के वजह से भी आया है। हम यहाँ देखें कि उसी के बारे में ये चर्चा चल रही है कि ये डाइवर्सिटी जो है हम इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि हम एक जो सिक्योरिटी फील कैसे करते हैं कि अगर हमारे जैसे ही लोग, हम हमारे जैसे भाषा बोलने वाले, हमारे से खान पान ड्रेस सेंस वाले, अगर आप एक एग्जांपल से समझे, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप किनसे रूबरू होने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले अगर कोई लड़का होता है तो अगर वो अपने प्रांत से कोई व्यक्ति आया हुआ हो, या कोई कैंडिडेट हो या लड़का हो, या स्कूल में ऐसे अपने कास्ट से, अपनी कम्युनिटी से, तो उनसे हमारा लगाव ज़्यादा हो जाता है, हमारा एक फ्रेंडशिप भी डेवलप करता है। लेकिन हम उसी जगह में दूसरे को, उनका जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज, उसके पहनावे, खान पान, उसके बेसिस पे उसको हम जज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो हमें क्या लगते हैं, कुछ स्ट्रेंज नज़र आते हैं, और उनसे हम अनफेमिलियर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कई चीज़ जो है वो एक जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर डेवलप कर जाता है। और इसी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर्स को आप क्या कह सकते हैं, 2 तरीके से अगर आप देखें इसको, तो एक तो ये हो गया कि आपका एटीट्यूड इस तरह का बन जाता है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर हो जाता है। फिर आप ओपिनियन भी उसी डिस्क्रिमिनेटरी जो परसेप्शन के बेसिस पे आप अपने ओपिनियंस को भी डेवलप करते हैं। और ये जो टेंडेंसी जो है, ये डिस्क्रिमिनेटरी टेंडेंसी जो है, सोसाइटी को जोड़ने के जगह क्या करता है, बहुत सारे इनइक्वालिटीज भी डेवलप करता है। वी विल सी कैसे ये डेवलप करता है। अब अगर हम इसके आगे चलें तो हम ये देखते हैं कि जो ओपिनियंस थे, जो हमने ओपिनियंस बनाए, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच लेकर जो ओपिनियंस बनाए, वो 2 तरीके से हम देखते हैं। वो एक तो पॉइंट अगर आप देखें उसमें प्रेजुडिस जो है, प्रेजुडिस क्या है
कि आपने किसी वर्ग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आपने क्या किया, एक तरह से अपने ओपिनियंस बना लिए। और ओपिनियंस जो होते हैं वो ओपिनियंस अनफेयर ओपिनियन है। आपके किसी वो ओपिनियन आपके किसी फैक्ट पे जो एक तरह से बोले वैल्यू न्यूट्रलिटी के फैक्ट पे, या अगर ये फैक्ट किसको सपोर्ट करने के लिए जो आपकी जो ओपिनियंस जो आपने बनाया है, उस धारणा को बनाया है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई फैक्ट नहीं होते, फिर भी चूंकि आप प्रेजुडिस्ड हैं, आपने अपने ओपिनियन जो अनरीजनेबल ओपिनियन क्रिएट कर लिए हैं, उसके लिए आप उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, किसी को भी जज करने लगते हैं। कैसे? नेगेटिवली, उसको नेगेटिवली जज करते हैं और हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे नीचे है या हमसे इंफीरियर है। वो ये क्या क्या करते हैं, आप इंफीरियर उसको देखते हैं। तो दो चीज यहां से निकल के आता है, नेगेटिवली एंड इंफीरियर, आप उसको देखते हैं। और ये जो है, जो प्रेजुडिस जो आपका ओपिनियन बनाया आपने, वो अनफेयर ओपिनियन था। कोई भी फैक्ट को उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है ओपिनियन को। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अगर इसको समझें कि दो भाषा बोलने वाले व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं, एक इंग्लिश बोल रहा है और एक हिंदी बोल रहा है, तो जो इंग्लिश बोलने वाला, अक्सर ये देखा जाता है कि इंग्लिश वाले को एक तरजीह दी जाती है और ऐसा मान के चला जाता है कि ये एफ्लुएंट है, बहुत प्रबुद्ध लोग है, पढ़ा लिखा है और इनको ज्यादा जानकारी होती है। लेकिन वो किसी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ आपने एक प्रेजुडिस, अपने ओपिनियन को क्रिएट कर लिया है और वो ओपिनियन किसी भी पर्टिकुलर रीजनेबल फैक्ट पे बेस्ड नहीं है आपका। अब आपने क्या किया, इसके बेसिस पे आप जो हिंदी भाषी के लोग होंगे या दूसरे भाषा के लोग हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट कैसे कर रहे हैं, इस व्यक्ति को कम नॉलेज होगा, इसको जानकारी कम होगी, किस चीजों की जानकारी, वो उसके एक तरह से उसने एजुकेशनल अचीवमेंट उतना नहीं गोल अचीव कर पाया। तो ये सारे जो ओपिनियंस आप क्रिएट कर रहे हैं रिलेटेड टू अदर पर्सन जो कि लैंग्वेज दूसरा भाषा इंग्लिश ना बोलकर दूसरा बोल रहा है, तो आपका ये जो ओपिनियन हुआ वो किस पे बेस्ड हो गया, अनरीजनेबिलिटी पे, और दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्रेजुडिस। आपने उसको प्रेजुडिस, जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म ऑफ एक डाइवर्सिटी का, जो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में प्रेजुडिस जो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन का एक ग्राउंड बन गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे चीज पे चलते हैं, दैट इज प्रेजुडिस। यही प्रेजुडिस को हमने दिया है कि इज अ नेगेटिव ओपिनियन थिंकिंग। और प्रेजुडिस में एक चीज और देख लें यहाँ पर कि जो व्यक्ति है वो जो कोई चीज जो सोच रहा है, वो थिंकिंग फ्रॉम वंस ओन पर्सपेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिविटी पे बेस नहीं है, वो अपने पर्सपेक्टिव में जो उसने धारणाएं बनाई हैं चीजों को लेकर उस संदर्भ में, उसके बेसिस पे वो चीजों को सोच रहा है। थिंकिंग फ्रॉम वंस ऑन पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव पे जो उसने धारणाएं बनाई, जो कि बेस्ड नहीं है ऑब्जेक्टिविटी पे, उसका कोई जो ग्राउंड नहीं है, रियलिटी उसके कुछ भी नहीं, उस पे बनाया है। वन थिंग दैट ओनली वन, और ऐसा मानते हैं वो जो भी प्रेजुडिस कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, जो उनका तरीका है वही बेस्ट तरीका है, इसके अलावा जो भी काम कर रहे हैं उनका तरीका गलत है या ऐसा है कि हमसे इंफीरियर है। तो यहाँ पर जो प्रेजुडिस्ड हो गया वो नेगेटिवली वर्डेड है। नेगेटिवली आपने क्या किया, अपने एक्शन में उस ओपिनियन को लेके चले आए, साथ ही साथ आपने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया किसी और के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी वर्ग और किसी व्यक्ति के लिए, तो वो आप प्रेजुडिस्ड हो गए। वन थिंग दैट ओनली वन पर्टिकुलर, इंग्लिश और हिंदी को लेकर हमने डिस्कशन किया, आगे हमने देखा। अब हम प्रेजुडिस कई चीजों से कर सकते हैं, किसी के रिलीजियस बिलीफ को लेकर। जैसे लगातार अगर इस कंट्री में देखें, इवन वेबर भी कहता है, अगर आप आगे कॉम्प्लेक्स अगर जो पढ़ाई सोशियोलॉजी देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ेंगे तो पाएंगे, वेबर भी कहते हैं, वेबर सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था रिलीजन जो है, रिलीजन दोनों चीज होता है, एक यूनिफाइड भी करता है चीजों को,
और यूनिफाइड भी करता है और एक तरह से डिसेंट भी क्रिएट करता है। और कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन होता है ये, बोन ऑफ कंटेंशन। इसकी वजह से क्या होता है, आप किसी भी धर्म के प्रति, किसी आस्था के प्रति आप क्या करते हैं, प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं। मुस्लिम का हिंदू के प्रति और हिंदू का मुस्लिम और तमाम मजहबों का एक दूसरे के प्रति क्या है, प्रेजुडिस्ड रहता है। और वो क्या करता है, सोसाइटी को तोड़ने का भी काम करता है। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच के द्वारा, जिसमें प्रेजुडिस की वजह से आपने क्या किया, एक जो रिलीजियस बिलीफ, दूसरे के रिलीजियस बिलीफ को आप प्रेजुडिस करते हैं, उसके रिलीजियस बिलीफ को समझते हैं कि आपके धर्म के खिलाफ है या आपके धर्म से वो बेहतर नहीं है। दूसरी बात, किसी के पहनावे से, उसके कलर ऑफ द स्किन से, बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कलर ऑफ स्किन लगातार हम देखेंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में आप देखें, नेल्सन मंडेला ने इस पर बहुत काम किया। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो अभी भी अमेरिका अगर देखें, न्यूज़ में लेटेस्ट न्यूज़ लगातार रहता है कि गोरों ने कालों के खिलाफ, ब्लैक के खिलाफ कई ऐसे चीज डिस्क्रिमिनेटरी काम किए हैं। तो ये प्रेजुडिस आप क्या ले रहे हैं, वो कोई ग्राउंड, उसकी रियल ऑब्जेक्टिव ग्राउंड नहीं है, बस आपने एक ओपिनियन बनाए हुए हैं और वो आपके ओपिनियन बहुत ही अनजस्टिफाइड ओपिनियन है, उसके उसके कोई ग्राउंड नहीं है। तो आपने क्या किया, कलर ऑफ द स्किन से भी, इससे आप देखें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में आप देखे होंगे, यूएसए में अभी चल रहा होगा ब्लैक लाइफ मैटर्स। आपने देखा होगा, इसके लिए जोर शोर से बहुत बड़ा विरोध भी हुआ अमेरिका में। इसके साथ रीजन दे कम फ्रॉम, ये जो एक ग्राउंड है प्रेजुडिस का ग्राउंड, रीजन दे कम फ्रॉम, अक्सर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एरियाज जो ट्राइबल के लोग आते हैं या बिहार से जो लोग आते हैं, उनको एक रीजनल प्रेजुडिसेस झेलने पड़ते हैं। यहाँ लगातार उनको एक अलग संबोधन दिया जाता है, जैसे कि बिहार के लोगों को बिहारी बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी, और कई ऐसे संबोधन दिए जाते हैं। बस एक प्रेजुडिस के वजह से ही ऐसी बात, क्योंकि लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अप्रोच जो आपने सोचा है वही सही होगा। तो प्रेजुडिस इनके बिहाफ पे, रीजन के बेसिस पे, स्किन के बेसिस पे, किसी के क्लोथ्स, कोई टैटर्ड क्लोथ्स अगर पहन लेता है, कोई गरीब जैसा अगर उसने फटा अगर कोई ड्रेस पहन लिया, तो उस समय क्या करते हैं आप, उसको सोचते हैं ये गरीब है, ये तो जहालत की जिंदगी जी रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस भी प्रेजुडिस की वजह से डेवलप होते हैं। फिर भाषा, अगर एक्सेंट किस तरह का है, कोई पंजाबी बोलता है उसका एक्सेंट पंजाबी होता है, कोई बिहार से बिहारी एक्सेंट लेके आता है, तो एक्सेंट के बेसिस पे भी आप प्रेजुडिस्ड हो जाता है। तो ये ओपिनियंस, प्रेजुडिस किसके लिए बात करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन में प्रेजुडिस भी एक पॉइंट लिया जाता है। तो ये एक प्रेजुडिस हो गया। तो ऑन दीज वेरी ग्राउंड्स आप ये चीज करते हैं। आप कलर ऑफ द स्किन को अगर एक और एग्जांपल से आप समझें, तो आपने देखा होगा गोरे और कालों में हमारे इंडिया में भी कितनी एक प्रेजुडिस लेकर चले हैं। तो एडवर्टीजमेंट्स में भी आप देखेंगे, जो काले लोगों को दिखाया जाता है कि गोरों के समान बराबर नहीं, तो उसके लिए फेयर लवली और कई ऐसे क्रीम जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको परोसने की कोशिश की जाती है। तो मतलब प्रेजुडिस्ड है किस लिए, आपने अपने ओपिनियंस को इस तरह के बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल, और उसके बेसिस पे आपने कई तरीके से प्रेजुडिस्ड करते हैं हर एक चीजों में। और जो आपके आपके जो ओपिनियंस के खिलाफ होता है, आपके समझ से परे होता है, आप वहां पर प्रेजुडिस करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि ये स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस के बाद हम स्टीरियोटाइप्स को देखते हैं। प्रेजुडिस क्या था, प्रेजुडिस था कि ओपिनियन आपने क्रिएट किया था। अब स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप में अगर आप देखें तो बेसिकली एक बिलीफ बना लिया है कि पर्टिकुलर जो व्यक्ति है या
कोई भी ग्रुप्स है, तो उन ग्रुप को आपने क्या किया, जनरलाइज कर दिया है अबाउट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, कि आपने जो बिलीव, जो सोसाइटी में आप सोशलाइज्ड हुए हैं जिस चीज को लेकर, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे वे एग्जांपल्स, यहाँ स्टीरियोटाइप क्या किया है, अपने जो प्रेजुडिस को आपने क्रिस्टलाइज कर लिया, क्रिस्टलाइज्ड है वंस प्रेजुडिस। और प्रेजुडिस इसमें जो है सोसाइटी का सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन किस तरह से आपका सोशलाइजेशन हुआ, समाजीकरण हुआ। इस समाजीकरण में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ टैबूज होते हैं, तो क्या आप जो पर्टिकुलर नॉर्म्स उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन नॉर्म्स को बिना जाने और बिना सोचे हुए हमने लगातार उसको फॉलो करते करते वो हमारी आदत बन जाती है, और वो एक स्टीरियोटाइप होता है जिसमें कि क्या करते हैं आप, जनरलाइज कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जनरलाइज करते हैं, कैटेगराइजेशन हो जाता है, कैटेगराइजेशन। और कैटेगराइजेशन में भी आप जो है क्या करते हैं, वो कैटेगराइजेशन होता है ओनली ऑन द सरमाइसिस, जो चल रहा है बिना सोचे समझे आप भी चलते रहते हैं, आप भी उस रेस में लग जाते हैं, तो इससे रिड्यूसेस। और यहाँ पर चूंकि आपने जनरलाइजेशन कर दिया, तो इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस है, इंडिविजुअल की जो डाइवर्सिटी थी, उसको आप नकार देते हैं। अब इंडिविजुअल कैसा, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जेंडर डिफरेंसेस का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर लड़का है और लड़की, एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर अगर आप देखें, तो अगर आप पाएंगे, मान लेते हैं मैं ये कहता हूँ कि कोई घर में अगर छोटा लड़का है, तो उसको अगर चीजें, अगर कोई खिलौना लाके दिया जाता है दो लड़के और लड़कियों में, तो लड़के को लाके क्या दिया जा रहा है, लड़के को ला के दिया जाता है कि आप जो है उसके लिए कोई मिलिट्री वॉरफेयर्स, गन, टॉय गन, ये सब सारे चीज लाए जाते हैं। लेकिन जहाँ लड़की है उसके लिए क्या आप लेके आते हैं, उसके लिए खिलौने के रूप में आप बारबी डॉल्स लेके आ जाते हैं, उसके लिए खिलौने के लिए आप कोई डॉक्टर के किट्स ले आते हैं, खाना बनाने वाला चीज लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक स्टीरियोटाइप, आपका एक सोशलाइजेशन के द्वारा एक जो ओपिनियन, जो बिलीफ था, बिलीफ जो है वो बन चुका है कि हाँ ऐसा, बगैर सोचे जाने आप उन रिएक्ट करते हैं, आपका जो रिफ्लेक्सिव जो है सेंसेस इसी तरह से रिएक्ट करता है। और आप क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कोई लड़का रो रहा है, तो क्या बोला जाता है, क्यों लड़की की तरह रो रहे हो, क्या तुम लड़की हो, उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो हो सकता है कि एक लड़का, उसको दर्द हो रहा है, वो पेन में है, तो वो रोना चाहता है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर में स्टीरियोटाइप्ड धब्बा लग चुका है, अब वो रो भी नहीं सकता है। क्यों? वो, उसको ये लगता है कि अगर ऐसा करता हूं, तो सोसाइटी मुझे जो नॉर्म्स क्रिएटेड है उस नॉर्म्स से अगर परे जाते हैं, तो मैं क्या होऊंगा, ऑस्ट्रेसाइज्ड हो जाऊंगा, और इस वजह से वो चाहकर भी नहीं रो पाता। दूसरी बात, अगर कोई कैंडिडेट, कोई लड़का है, अगर वो चाहता है मैं डांस में अच्छा कर सकूं, मैं कोई ड्राइंग में, पेंटिंग में अच्छा कर पाऊं, तो उसे एक तरह से टैबूज के रूप में, उसे एक तरह स्टीरियोटाइप जो बिहेवियर जो हमारा है, उससे हम क्या सोचते हैं कि ये जो है डांस और ये चीजें किस चीज के लिए है, लड़कियों का एक सुरक्षित एरिया है जहां लड़कियां जा सकती हैं। अगर हम गर्ल के संदर्भ में अगर देखें, सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकल अगर आप पॉइंट्स को लें, अगर ये बोले कि जो एक डांस में अच्छा हो, एक स्टेटमेंट देते हैं अगर कि डांस में अच्छा कौन होता है, तो ऑब्वियसली एक बात निकल के आता है कि लड़कियां डांस में अच्छी होती है, पेंटिंग में लड़कियां अच्छी होती है, कुकिंग में लड़कियां अच्छी होती है, चाहे वो हो या ना हो। आजकल के दौर में लड़के लड़कियां सभी बराबर चल रहे हैं, लड़के भी सीख रहे हैं और लड़कियां भी सीख रही हैं। तो यहाँ पर चूंकि स्टीरियोटाइप्ड वो आपके जो बिहेवियर हो गए, वो स्टीरियोटाइप्ड हो गए, और इसी वजह से आप जब लड़का रो रहा होता है, तो आप कहते हैं डोंट क्राई, क्योंकि आप क्या लड़की की तरह रो रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया, जो इंडिविजुअल जो
इंडिविजुअलिटी थी, उसकी यूनिकनेस थी, उसको स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर के वजह से उस इंडिविजुअलिटी को, यूनिकनेस को खत्म कर दिया, कर्टेल कर दिया। रिड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू अ रिजिड इमेज, आपने एक इमेज इसमें क्रिएट कर देते हो कि इसी तरह का फिक्स कर देते हो पीपल इनटू वन इमेज, फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज। इस इमेज में आप उसको फिक्स कर देते हो और उससे बाहर उसको सोचते नहीं। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर आपके हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर हो गया, स्टीरियोटाइप्ड हो गया आप, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। फिर अगर हम देखें कि एक स्टीरियोटाइप के हम कुछ एग्जांपल्स अगर इस पिक्चर्स के द्वारा समझ पाए, किस तरह से हम स्टीरियोटाइप बगैर सोचे समझे, when people say that those who belong to a particular country, religion are stingy, are lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes। वो क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स कर रहे हैं। उनके कोई वजह नहीं है फिक्स करने के लिए, कोई ग्राउंड नहीं है क्यों ऐसा फिक्स किया जा रहा है, इसके कोई ग्राउंड नहीं है। फिर भी आपने क्या किया, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर की वजह से, जो कि सोशलाइज्ड आप इस तरह से हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको ये मान लेते हैं कि जो दूसरा कंट्री के लोग हैं या दूसरे जगह के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको क्या कर देते हैं आप, वो स्टिंजी हैं, वो कंजूस हो गए, वो लेजी हो गए, वो हार्ड वर्कर्स नहीं हैं। तो ये आपके सिर्फ एक जो आपका प्रेजुडिस था, वो प्रेजुडिस क्या हुआ, क्रिस्टलाइज्ड हो गया है इस रूप में, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। यहाँ अगर आप पिक्चर्स अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से जो सोसाइटी जो है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर की वजह से चीजों को देखती है या सोचती है। यहाँ पर जो ये टाइटल्स दिए हुए हैं, इस ये दिखा रहा है कि कैसे सोसाइटी सोचती है। एक लिम्पिंग एक लड़का है जो कि लिम्प करता है, लिस्प करता है, वो एक बैसाखी के सहारे चल रहा है। तो सोसाइटी ये सोचती है, क्योंकि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है, कि ये इसके लैंग्वेज में किस तरह के आते हैं कि ये तो लंगड़ा है, ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन हम अगर जाएं, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, रियलिटी में क्या इसका कोई ग्राउंड है, कोई रियलिटी है? क्योंकि एक तरह से जो लड़का है जो लिम्प कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो व्यक्ति, वो लड़का जो है दूसरे क्षेत्र में बहुत बेहतर करता है, वो बहुत शार्प आईक्यू वाला लड़का है, इसके साथ में वो बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज रखता है। तो ये चीज क्या है उसके, ये सिर्फ एक जो फिजिकल इम्पेडिमेंट्स को लेकर हमने एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर बना लिया कि ये ऐसा होगा, जबकि वैसा रियलिटी में कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही है वो व्यक्ति। अब इसको देखें तो शुरुआत में इसको सॉरी डिसेबल्ड इसको बोला गया। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एज डिसेबल्ड। अब डिस्टर्ब, अब लेकिन इस डिसेबल्ड वर्ड को, इस वर्ड को, चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है, आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स नेगेटिवली वर्डेड है, डिस्क्रिमिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। अब इस वर्ड को बदल के क्या किया गया, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसको क्या किया गया, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अब ये हैं फिजिकली चैलेंज्ड और पर्सन विथ स्पेशल नीड्स। अब इनके क्या नीड है कि ये चलने के लिए तो इसको नीड है इन चीजों का, लेकिन हर चीज में वो क्या है, स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और पॉजिटिवली एक तरह से सोसाइटी को एड अपॉन कर रहा है अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा। तो इन चीजों को स्टीरियोटाइप क्या कर रहा है, बिहेवियर क्या कर रहा है, उसके यूनिकनेस को किल कर देता है और हम अपने जजमेंट्स को, ओपिनियंस को ऐसे क्रिएट कर लेते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, यू लुक सो डिफरेंट, यहाँ ये दिखा रहा है कि चूंकि एक लड़का जो है वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, तो व्हील चेयर पे बैठने के बारे में, इसके बारे में सोच रहा है कि चूंकि
जो फिजिकली चैलेंज नहीं है, वो वेल बॉडीड हैं, वो सोचते हैं कि इतना अलग अलग ये है, ये क्या काम कर सकता है, बैसाखी पे बैठ के क्या काम करेगा। लेकिन अगर सच में देखें तो स्टीवन हॉकिंग्स के बारे में आप जानते होंगे, तो वो क्या करते थे, वहाँ बैठ बैठ के उन्हें एस्ट्रोनॉमी पे बहुत सारे काम किए। तो हम सिर्फ अपने जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर की वजह से ऐसे ओपिनियंस क्रिएट करते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं जिसमें आप इनकी क्रिएटिविटी और इनके जो पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिविटी के बेसिस पे जो वेल एबल्ड बॉडी हैं, उनसे भी ये कई गुना आगे बढ़े हुए हैं लोग। इजर माइंड ओके। उसी तरह थर्ड वाला जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, इसमें ये कहता है क्या इसका दिमाग ठीक है, क्योंकि वो एक फिजिकली डिसेबल्ड या फिजिकली चैलेंज्ड लड़की है, और वो क्या कर रही है, वो पेंटिंग कर रही है, वो अपने कई तरीका अपने प्रोसेस के द्वारा, उसकी इनेबिलिटी है फिर भी वो कर रही है। फिर भी हम स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर के बेसिस पे इसको क्या करते हैं कि हम इसको स्टीरियोटाइप करते हैं, क्या ये इसका दिमाग ठीक है। तो स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या हो गया कि बिना सोचे समझे आप क्या करते हैं, किसी पर्सन को क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब हम चलें स्टीरियोटाइप्स, कैटेगराइजेशन ऑफ थिंग्स। आपको बताया मैंने यहाँ पर, उसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि जो फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज स्टीरियोटाइप, आप क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ऑफ थिंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। आप इसको कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। स्टेटमेंट दैट वी हियर कॉन्स्टेंटली, जिस स्टेट फॉलो करते होते हैं, इसी वजह से स्टेटमेंट्स जो हम देखते हैं, जो कॉन्स्टेंटली हम सुनते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, सो ध्यान ही नहीं देते हैं, और स्टार्ट बिलीविंग द सेम वे, उसी प्रकार हम सोचने लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो स्टिंजी हैं, लेजी हैं, या ऐसा व्यक्ति नकारा है, कोई काम का नहीं है। तो ये एक नेगेटिवली वर्ड कोनेटेड वर्ड्स हैं, और एक डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस भी होते हैं। इन चीज़ों को हमने यहाँ रखा है। साथ में आपको ये बता दें क्यों, क्योंकि गुड और बैड हर जगह होते हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे अशफाकुल्ला खान भी हैं, और उस वहाँ देखेंगे कसाब जैसे भी लोग हैं। अगर हिंदू में देखेंगे तो हिंदू में कई ऐसे सरदार पटेल भी रहे हैं, और हिंदू में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि उन्होंने भारत की गरिमा को, अपने जाति की गरिमा को भी नीचे किया है। तो हर जगह, कहने का मतलब है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, और हम में जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच लेकर चलते हैं, जो स्टीरियोटाइप में, कि हम अपने चश्मे से चीज़ों को देखेंगे, तो वो चश्मा कहीं न कहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन की ओर लेके जाता है। हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसके बेसिस पे, दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। अब हम आगे चलें, अगर देखें तो इस टॉपिक में इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको देखें। यहाँ क्या है, अगर आप देख रहे होंगे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये एक जो टॉपिक है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन कब हो रहा है? आपको मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन के कई तरीके हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। जब आप क्या करते हैं, व्हेन पीपल एक्ट, जब पीपल एक्ट करने लगते हैं, एक्शन करने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। प्रेजुडिस क्या है? आपने ओपिनियन बना लिया, वो ओपिनियन कोई ऑब्जेक्टिवली नहीं बनाया, आप न्यूट्रल फैक्ट्स पे नहीं बनाया, बस अनरीजनेबल फैक्ट्स पे, नॉट बेस्ड ऑन एनी जो फैक्ट है, रियल फैक्ट पे नहीं बनाया। स्टीरियोटाइप क्या है? आपने अपना एक इमेज बना लिया है, उसी इमेज के अंदर लोगों को आप देखना चाहते हैं, और वो बिलीव करते हैं, और दूसरे को आप क्या करते हैं कि छोटा करते हैं, और उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जज करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बताया नेगेटिवली वर्डेड, नेगेटिव वर्ड है ये। और कई तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ड्यू टू सेवरल रीजन। कई रीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं सोसाइटी में, और देखते हैं वो रीजन क्या है। जो पिछले अगर चैप्टर अगर आपको ध्यान होगा, समीर और एक और समीर दो,
उनके समय में डाइवर्सिटी जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड क्या क्या थे? एक तरह से रिलीजियस ग्राउंड, और साथ में हमने देखा था रिलीजियस के साथ लैंग्वेज जो एक ग्राउंड था, लैंग्वेज जो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था। उसके साथ में अगर हम देखें तो रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, इनइक्वालिटी अगर हम बात करें वहां पर एजुकेशनल डिस्पैरिटी थी, एजुकेशनल डिस्पैरिटी। एक एक समीर पढ़ाई कर रहा था, दूसरा पढ़ाई ना करते हुए पेपर वेंडिंग में लगा हुआ था, वो पेपर बेचा करता था। तो वो इनइक्वालिटी थी। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनइक्वालिटी भी डेवलप करती है। क्यों? आपने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया, किसी को दूसरे प्रेजुडिस्ड और स्टीरियोटाइप्ड हो रहे हैं, उसी तरह से आप जज कर रहे हैं। जज की वजह से इनइक्वालिटी भी डेवलप हो रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्यों? हम आगे चलकर देखेंगे कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटी हुई है उसके वजह से कितने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हुए हैं, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से कितनी वंचना हुई है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर। इकोनॉमिक जो है, सिर्फ इकोनॉमी कहने से ये नहीं है कि सिर्फ पैसे की वजह से डिस्पैरिटी वहीं तक रुक गई, क्योंकि पैसे अगर ना रहे, अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होता है तो रिसोर्स क्रंच हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का और कम्युनिटी का नहीं हो पाता है। वी विल सी दिस। अब अगर हम इनइक्वालिटी को देखें, इसमें से एक कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को देख लेते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है? अगर आप एनसीईआरटी के बुक में जाएंगे, उन्होंने दिया है कि लैडर बनाया हुआ है, लैडर, जिसको कि अगर आपको याद, ट्रायंगल अगर देख रहे होंगे तो इस लैडर में सबसे नीचे स्तर पर अगर आप देखेंगे अनटचेबल्स या शूद्र को रखा गया है। वर्ण व्यवस्था जो हमारा इंडियन वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम, जो कि एक इनइक्वालिटी डेवलप करता है, साथ में डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर भी है। अब कैसे है कि जो लोवेस्ट स्ट्रैटा पे हैं, दैट इज शूद्र और अनटचेबल्स, अनटचेबल्स, ये क्या हो रहे हैं? ये और इसके यहाँ पर सबसे ज्यादा नीचे में कौन है? शूद्र, अनटचेबल्स। यहाँ कौन हो गया? वैश्य हो गया, और ये हो गया क्षत्रिय, और फाइनल जो एपिटोम जो पोजीशन है ब्राह्मण्स का। ये आपके वर्ण व्यवस्था जो सिस्टम रहा, जिसको कि लगातार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीडर्स रहे हैं, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल रहे हैं लीडर्स, चाहे वो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे गांधी जी, और सारे कमोबेश लीडर्स ने, भगत सिंह, सबने इनके बारे में एक्सप्लेनेशन और इनके जो नेगेटिविटी है उनके बारे में बताया है। और हम देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी के वजह से, क्यों? क्योंकि शूद्र और अनटचेबल सबसे मिनिमम रिसोर्सेस इनके पास होता है, मिनिमम रिसोर्सेस, और मिनिमम, और सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी इस रिसोर्सेस के वजह से इनको हुई है। ब्राह्मण सबसे एपिटोम में है, और एक तरह से जो स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी हमारी है, कास्ट जो है क्या है हमारा, एक तरह से रिजिड सोशल स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी रहा है, जिसमें वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे टॉप लेवल पे, और इसने सारे रिसोर्सेस इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया। और नीचे जैसे जैसे जाते हैं आप, वहाँ इनइक्वालिटी बढ़ता जाता है, और उस पर लोड जो है सोसाइटी का वो बढ़ता जा रहा है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी राइट्स ज़्यादा नहीं है, उसकी राइट्स कम है। कास्ट को अगर हम देखें तो रिजिड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। इसमें कास्ट कोई आपके जो स्टेटस के बेसिस पे, जो कास्ट जो है हेरिडिटरी स्टेटस है, आप कितना भी कोशिश कर लें, आप कितना भी पढ़कर आगे बढ़ जाएं, लेकिन उस कास्ट की जो हेरिडिटरी नेचर है कि एक दूसरे से वो ट्रांसफर होता है बाय बर्थ, वो नहीं हट सकता। आप स्टेटस में कितने टॉप लेवल पे चले जाएं, चाहे आप प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन वो हेरिडिटरी नेचर जो है कास्ट का, वो तमगा लगा रहेगा। इसके साथ ही एंडोगेमी, कास्ट में एंडोगेमी क्या है? ये अपने आप को स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में अपने आप को बनाए रखने के लिए, एंडोगेमी का मतलब होता है
मैरिज विद इन द कास्ट, सेम कास्ट में वो मैरिज करते हैं, मैरिज बाहर नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे जो सोसाइटी ओपन हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड थैंक्स टू द लॉज, जो हमारे देश में संविधान ने विद इन द काउंटर्स जो लॉज बने हैं, उसमें ऐसा मौका दिया गया है हर एक इंडिविजुअल को अपने ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बढ़े, उसके राइट टू लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है, जो सारे कुछ जो हम फंडामेंटल राइट्स हमें दिया हमारे डेवलपमेंट के लिए, इसने इन चीज़ों को कम कर दिया है। इवन अब आप देखते हैं लव मैरिज और लिव इन रिलेशन से कई चीज़ निकल के आए। तो इस स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी को जो है अब कमो बेस जो है इन सब चीज़ों को ऑनस्लॉट्स को झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसने अगर प्रीवियस टाइम में अगर हम देखते हैं अपने इंडियन सिस्टम में, इसने इनइक्वालिटी को डेवलप किया है, इनइक्वालिटी का जन्म दिया है। फिर सोशल बैरियर्स, एक भी इसमें बताया कि कास्ट, अगर कोई चाहे ब्राह्मण, अगर इसमें जन्म किया हुआ व्यक्ति अगर चाहे कि शूद्र बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ सोशल बैरियर्स हैं। इसी बैरियर्स की वजह से अगर आप देखेंगे कि खान पान में भी जो ब्राह्मण्स हैं वो इनके यहाँ का पानी नहीं चलता है, वो चलने नहीं देते। और अब टाउन में आके, सिटीज में आके ये चीज़ें बदल गई है, लेकिन फिर ये पहले के जो इंडियन सोसाइटी अगर देखेंगे उसमें यही था कि कच्चा और पक्का फूड, किस लोग जो है ब्राह्मण्स कहाँ रहेंगे, क्षत्रिय कहाँ रहेंगे, वैश्य अनटचेबल्स कहाँ रहेंगे, वो विलेज के बाहर रहते। तो ये सारे चीज जो है सोशल बैरियर्स डेवलप करते हैं और इनइक्वालिटी का एक पॉइंट है, इनइक्वालिटी का ग्राउंड है। सैंक्शन, और ये सारे जो है उसको कहाँ से सैंक्शन मिल रहा है? बाय कस्टम्स, जो हमारा कस्टम है जो हमने किया है, बाय लॉज, इस तरह के लॉ, और रिलीजन जो है हमारा, बेसिकली ये धर्म के वजह से हिंदू धर्म में, जो कि शुरुआत में तो एक तरह से ऑक्यूपेशन के बेस पे था, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई और आडंबर बढ़ते गए, ब्राह्मणिकल आडंबर, जिसके बेसिस में अब क्या हुआ कि ये जो कास्ट में वो जो वर्ण व्यवस्था था, वो वर्ण व्यवस्था ऑक्यूपेशन पे ना बेस्ड होकर वो किस चीज पे हो गया? बाय बर्थ हो गया। तो आप ये देख रहे हैं सैंक्शन बाय कस्टम, लॉ एंड रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। ये बोला जाता है कि जो कच्चा फूड है वो ब्राह्मण किसी और जगह, या अपर कास्ट जो है कम्युनिटी, वो दूसरे जो लोअर कास्ट है वहां पर जाकर कच्चा फूड नहीं ले सकते। वो घी में, अगर प्रसाद के रूप में घी में बना हुआ चीजों, कच्चा और पक्का फूड का कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी, कि वो हम प्योर है, द्विज जो है वो प्योर है। द्विज मतलब जो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय को ये अधिकार है, और ये जो है ये प्योर हैं, और दूसरे जो हैं वो लोअर कास्ट के लोग, वो क्या है? द्विज नहीं है और वो इम्प्योर है। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ से डेवलप करती है। क्रेडल टू ग्रेव, ये सारा चीज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव चल रहा है। आप जिस कास्ट में जन्म लेते हो उसी में आपकी मृत्यु भी उसी में होती है, और उसी रीति और परंपरा रिवाज के साथ भी आपका या तो आपका दाह संस्कार किया जाता है, या आपको जो भी रिचुअल्स हैं उसके साथ आपको यहाँ से क्रैडल या ये ग्रेव में भी आप जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो कास्ट की इनइक्वालिटी जो आप देखते हैं, कास्ट ने बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन का एक जो एलिमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का, वो इनइक्वालिटी कहाँ देखते हैं? हम कास्ट में देखते हैं। इसके साथ ही हम कई ऐसे जो कास्ट रिलेटेड जो हमने क्या किया है, ऑक्यूपेशंस को भी उसको वैल्यूज देते हैं, किसी और को वैल्यूज नहीं देते हैं। वैल्यू कहने का मतलब हमने क्या किया है, जैसे बार्बर, जैसे बाल कटाने वाले जो ये मोची हो गए, या तो एक नाई हो गया, इसको हम एक छोटा ऑक्यूपेशन समझते हैं। लेकिन जैसे बड़े जो टीचर हो गए, या तो हम मान लेते डॉक्टर्स, इन प्रोफेशंस को बड़ा, और उनको रिलेट कर दिया अपने कास्ट सिस्टम से। तो इनइक्वालिटी सिर्फ इस लेवल पर नहीं है, इनइक्वालिटी आपके ऑक्यूपेशंस पे भी है। वैल्यूज को, उसको कम वैल्यूज दिया जाता है, किसी को ज्यादा वैल्यूज दिया जाता है। अब देखें, अगर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जो है
डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देख रहे होंगे, कास्ट, पॉवर्टी, अब ये डिस्क्रिमिनेशन को आप देखें तो यहाँ पर कास्ट और पॉवर्टी, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन कास्ट और पॉवर्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन था। कहने का मतलब है एक कास्ट जो है वो ये लोअर कास्ट हो गया, लोअर कास्ट, और अगर ये पुअर भी है तो इसको ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। पॉवर्टी एक सिर्फ पुअर है, लेकिन वो अगर अपर कास्ट का है, अपर कास्ट, इसका डिस्क्रिमिनेशन जो है कम होता है, क्योंकि एक तो अपने कास्ट के बेसिस पे उसका जो सोशल लैडर में पोजीशन ज्यादा है तो वहां डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। लेकिन कोई दूसरा लोअर कास्ट का व्यक्ति अगर वो कास्ट में भी छोटा है और वो पुअर है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। कुछ कल्चर जो है, आपको मैंने बताया कि कल्चर जो है प्रोफेशन को वैल्यू देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, मैंने एग्जांपल्स भी दिया। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, वैल्यूड, जिसको वैल्यू दिया जाता है, नॉट वैल्यूड। यहाँ पर अगर नॉट वैल्यूड में देखेंगे, जो लास्ट में अगर देखेंगे, जैसे मोची, बार्बर अगर आपका हो गया, और नाई हो गया, कॉबलर हो गया, ये टेलर्स हो गए, ये इनको क्या करते हैं, इनको वैल्यू उतनी नहीं दी जाती है, जो कि डिफरेंट वर्क्स में काइंड्स ऑफ वर्क माना जाता है कि ये छोटा काम है, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और वैल्यूड जो कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स होंगे, इन सबको क्या किया है आपने, क्या किया है, इन तरह के वर्क्स को वैल्यू दिया है और इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कम देखने को मिलता है। अगर आप ये एक फोटो देख रहे होंगे, अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट्स को देखें कि दो बच्चियां हैं और इन दो बच्चियों को इन्होंने क्या किया है कि टीचर एक क्लास ले रहे हैं, जिसमें से इन दो बच्चियों को अगर आप देख रहे होंगे तो इन दोनों को पूरे क्लास से अलग बिठाया गया है। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे, इन क्लास को अलग बैठाया गया है। बीइंग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज ऑफ वंस बैकग्राउंड इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो तरीका आपने देखा, रवैया जो है टीचर का, इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्यों, किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, और कई हद तक अगर आप देखें कि पॉवर्टी भी एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जहां से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये इस तरह डिस्क्रिमिनेट हो रहा है यहाँ पर। अब अगर हम आगे चले तो अगर हम डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड में देखें, अगर आगे चल के, कि ऐसा देखा गया जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इंसिडेंट में, एक स्टोरी इसने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा हम जान लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 1891 टू 1956 तक के कालखंड, जीवन कालखंड था इनका रहा, और इनको ये चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी था, उनके ये चेयरमैन रहे, और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और बहुत बड़े दलित लीडर्स रहे, और दलित लीडर्स के साथ साथ इन्होंने उसके लिए, उनके दलित राइट्स के लिए लड़ाई भी बहुत लड़ी। बोर्न इनटू, यहाँ पर ये देखेंगे कि माहर कास्ट, जो कि एक कंसिडर्ड अनटचेबल कास्ट रहा, उनमें इनका जन्म हुआ, जिसके वजह से इस स्टोरी में दिया गया है कि ये वेल ड्रेस्ड होके किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर ट्रेन नहीं आती है, अपने फादर से मिलने जाना इनको होता है कोरेगांव में। और वहाँ पर क्या होता है, स्टेशन मास्टर जब ये समझता है कि ये एक माहर कम्युनिटी से हैं तो बहुत शॉक्ड होता है। लेकिन ये खबर कि अब ट्रेन नहीं, उनको ये पता चलता है कि अब ट्रेन नहीं आने वाली है, तो कोई एक व्यवस्था कर दी जाए, स्टेशन मास्टर को बोला जाता है। लेकिन इनके इस कास्ट के बारे में पूरी जानकारी उस समय के जो वहाँ पर ब्लॉक कार्ड्स वाले होते हैं उनको हो जाती है, और इस कास्ट के वजह से उनको कोई भी अपनी गाड़ी में जगह नहीं देता और इनको पैदल जाना पड़ता है। तो इन इन इस के बारे में जो ये डिस्कशन हुआ स्टोरी, इससे ये पता चल के आता है कि जो अनटचेबल्स या लोअर कास्ट, उनके साथ कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वो कोई भी जो चीज़ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो कोई फैक्ट पे नहीं है, बस एक प्रेजुडिस, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, और जो एक अनवरत व्यवस्था चली आ रही है
अनटचेबल्स के रिगार्डिंग या लोअर कास्ट के रिगार्डिंग, उसी को फॉलो करते हुए ये चला जा रहा है। और ये माहर कास्ट कहाँ रहता है, वहाँ पर विलेज, वो उसको कहाँ बोला जाता है, आउटसाइड द मेन विलेज। वहाँ पर विलेज के, जैसे आपने एक पिक्चर देखा, उसमें दो स्टूडेंट्स जो है, क्या हो रहा है, पूरे क्लास से बाहर बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कास्ट उस कास्ट से होकर आए हैं। उस ये फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, इस जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस कास्ट से हैं, महार कास्ट, वो विलेज के पूरे बाहर में, उस बाहर एरिया में रहते हैं, और साथ में उनको विलेज में आने का वो इजाज़त नहीं होता। अभी भी कई साउथ इंडिया के जो साउथ इंडियन कंट्रीज, साउथ इंडिया में देखेंगे, इंडिया के जो पार्ट्स में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर उनको टेम्पल एंट्री, साथ ही विलेज में भी जब वो जाते हैं तो सर पर चप्पल रखकर भी जाते हैं। कई बार आप देखेंगे यूपी में न्यूज़ भी आता है कि जो फर्दर जो लोअर कास्ट कम्युनिटी से हैं, उनको शादी के दौरान घोड़ी पे बैठने नहीं दिया गया, जिसके के लिए बहुत एक टेंस्ड माहौल भी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी क्रिएट होता है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आप देख रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, वो अपने कास्ट के, जिन्होंने पूरे कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया, साथ ही एलएलबी की डिग्री के लिए, लॉ की डिग्री के लिए बाहर पढ़कर आए, और दलित्स को, अपने दलित जितनी कम्युनिटी थी, उनको इन्होंने अर्ज किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सभी लोग जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में आइए। और गवर्नमेंट, उनका मानना था कि गवर्नमेंट सर्विस में और इकोनॉमिक जो हैसियत बढ़ाने से फिर क्या होगा कि इस डिस्पैरिटी को कम किया जा सकता है। एफर्ट्स पर इन्होंने टेम्पल एंट्री के लिए बहुत बड़ा, एक तरह से इन्होंने बहुत मेहनती काम की। साथ ही साथ अगर देखेंगे कि फाइनल अपने लास्ट स्टेज में ये हिंदुइज्म से, चूंकि हिंदू जो ये कल्चर है, हिंदू कास्ट सिस्टम से इतने क्षुब्ध थे कि उन्होंने अपनी पूरी इस जो अपने कास्ट को, अपने हिंदुइज्म से अपने को अलग करके बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिज्म की ओर ये मूव कर गए। न्यू बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिज्म की ओर ये चले जाते हैं, न्यू बुद्धिज्म। और जो उनको ये लगता है कि जो बुद्धिस्ट हैं, वहाँ बुद्धिज्म जो है, वो कल्चर, वो जो है, वो क्या करती है, दैट ट्रीट्स एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी को अचीव करने के लिए उन्होंने धर्म को बदल लिया। और एक तरह से जो डिस्कशन और डिबेट हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी के ऊपर में है। अगर इक्वालिटी, मकसद क्या है हमारा, इक्वालिटी अचीव करना। हर वर्ग के लोग, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, वो अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने राइट्स को लेकर वो सारे लोग इक्वल हो जाए। ये हम बाद में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मैंडेट्स आए, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश की गई है। हम ये देखते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ, caste based discrimination not limited to prevent Dalits from taking certain activities, economic activities। ऐसा नहीं है कि इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से सिर्फ ये लिमिटेड टू है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप ये ना करें, आप अपर कास्ट के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व ना हो, ऐसी सिर्फ बात नहीं है, बट इट डिनाइज देम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। लेकिन कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो लोगों को, उन वर्ग के लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, ना ही डिग्निटी प्रोवाइड करता है, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए, अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा कि पूरी जो पर्सनालिटी हो जाएगी, वो क्या, उनका स्टंटेड ग्रोथ होगा। तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ ये नहीं करती कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर रोक लगाती है, ये डिनाई करती है क्या क्या, डिग्निटी भी ले लेती है, लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं देती है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म ऑफ एटीट्यूड है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब अगर आप स्ट्रगल अगर देखेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल अगर जो देखेंगे, अगर इसमें आप जाएंगे, उसमें हम लोग जो वुमेन, मैन,
डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग सारे मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ उस समय आज़ादी के दौरान उसमें सब ने अपनी आहुति दी। और उसमें सिर्फ वो स्ट्रगल ब्रिटिश रूल से नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रिटिश रूल के अलावा वो विद इन द सोसाइटी जो प्रॉब्लम्स था उसके खिलाफ भी वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या था, वो इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या इनइक्वालिटी थी कि दलित्स जो कि लोअर कास्ट अनटचेबल्स जिसको बोला गया, उनकी लड़ाई थी अपर कास्ट, क्योंकि अपर कास्ट उनको कोई भी एडवांटेजेस नहीं दे रहा था, अपर कास्ट उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। उनकी किस चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट, टेम्पल एंट्री नहीं थी, विलेज में वो एंटर नहीं कर सकते थे, वो ऑक्यूपेशन जो है निम्न स्तर के ऑक्यूपेशन में उनको डाला गया। जैसे अभी भी देखते हैं जो मैला प्रथा, जो उठाने की प्रथा, वो दलित अक्सर उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? तो ऑक्यूपेशन को भी उन्होंने क्या किया, एक तरह से इनइक्वल्स बना दिया गया। ऑक्यूपेशन भी क्या हो गए कि ये ऑक्यूपेशन जो फला ऑक्यूपेशन जो है वो क्या होगा, छोटा होगा, एक ऑक्यूपेशन बड़ा होगा। तो इसके बेसिस भी हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। टेम्पल एंट्री उनको नहीं था, कोई मंदिर में नहीं जा सकते, वो मंदिर, यहाँ तक कि कुएं का पानी भी नहीं पी सकते, जो कि अपर कास्ट अगर वहां पर से पानी पीता है तो ना पानी ले सकते हैं, ना कुएं से पानी उस पानी को पी सकते हैं। ऐसे सारे इनइक्वालिटीज के खिलाफ भी स्ट्रगल हुआ है। वुमेन जो है अपने जो स्टेटस को लेके सेकेंडरी जो सिटीजनशिप बनाया गया है, जब इन्होंने पूरे जो इसको एक तरह से अगर सही अर्थ में देखा जाए तो वुमेन ने इतनी महती भूमिका निभाई, चाहे वो फैमिली के लेवल पर हो। अगर अभी भी आप देखेंगे तो कई हाई कोर्ट्स ने आफ्टर इंडिपेंडेंस कई हाई कोर्ट्स ने बोला कि वुमेन जो है वो अगर काम नहीं करेगी तो उनके हस्बैंड जो हैं बाहर नहीं जा सकते। इसलिए इनकी महती भूमिका है, लेकिन फिर भी इनको एक डाउनग्रेड और सेकेंडरी सिटीजन का अभी भी एक स्टेटस इनको मिला हुआ है, और इनइक्वालिटी ये झेलते हैं। ट्राइबल्स और पीजन्स जो है ये इन्होंने स्ट्रगल किया, किस चीज के लिए स्ट्रगल किया, ये स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी किस लिए कर रहे हैं कि जो जमींदार्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, उनके खिलाफ इनकी थी कि कैसे इक्वालिटी, कैसे इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है कैसे उसको कम किया जाए, राइट। दे एक्सपीरियंस दे, ये इन सब ने ये सारे चीज जो है आप देख रहे होंगे, दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीजन, सब ने एक्सपीरियंस किया क्या, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी के लिए पूरी स्ट्रगल के बाद, चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सरीखे जो विद्वान हैं, विद्वान रहे और बहुत बड़े एक जो ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रहे हमारे, साथ ही कई ऐसे गांधी जी देखे, गांधी जी ने बहुत काम किया हरिजन पे। और इस तरीके से इनइक्वालिटी को कैसे खत्म करके हम स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी की और हम जा सकते हैं, इस पर काम किया गया। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आप देखें तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का इज अ मदर ऑफ ऑल द लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया में भी जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स जो उन्होंने बने हैं वो इंडिविजुअल के राइट्स, ग्रुप के राइट, जो अभी आपने देखा डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कई ऐसे प्रोविजंस यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो दिस इज वन द सुप्रीम बुक ऑफ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसी के कॉन्टूर्स में सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। दूसरा मदर ऑफ ऑल लॉज, मदर ऑफ ऑल लॉज। फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉज ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल लॉज ऑफ द कंट्री, ये कंट्री का फंडामेंटल लॉज है। और इसमें सारे जो डिस्क्रिमिनेशन के जो चीजें हमने डिस्कस किया, यहाँ पर कैसे इंडिविजुअल और जो ग्रुप, बेसिकली जो ऐसे ग्रुप जो डिस्क्रिमिनेटेड रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स, इनको कैसे हम मुख्य धारा से जोड़े, इनके राइट्स को
कैसे हम इक्वल बना पाए, इक्वालिटी की ओर ले जाए, इक्वालिटी, राइट, टू ब्रिंग इक्वालिटी, ब्रिंग इक्वालिटी की बात करते हैं, कैसे इंडिविजुअल ग्रुप को जो डिस्क्रिमिनेटेड रहे हैं उनके लिए किस तरह के प्रोविजंस बनाए जाएं। तो हम देखेंगे इसमें आगे चल के, अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए क्या हुआ, आर्टिकल, देयर आर डिफरेंट जो आर्टिकल्स एनश्राइंड इन फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, इसमें कई राइट्स जो इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल और ग्रुप्स को भी दिए गए, ग्रुप्स को। अगर इंडिविजुअल को राइट देखेंगे, आर्टिकल 14 to 18 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे अनटचेबल्स के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कशन होता है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17, इट कम्स इसके अंदर, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। और कई सवाल इससे पूछे जाते हैं ग्रुप्स के लेवल पे। अगर देखेंगे इक्वालिटी के लिए, आप देखेंगे आर्टिकल 25 to 28, यहाँ कहता है 25 टू कि आप क्या धर्म करेंगे, किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रखेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली वो इक्वालिटी को किस तरह से अचीव किया जाए। और 14 आर्टिकल 15 देखें, कहता है कि सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बर्थ, प्लेस, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसके बेसिस पे सिर्फ नहीं होगा। इसीलिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर आप देखें आर्टिकल 16 हो गया, 17 जो अनटचेबिलिटी था, अनटचेबिलिटी को कैसे हटाएंगे, और इनके लिए कि बोला गया कि इन एनी फॉर्म प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी विल बी पनिशेबल, चाहे वो इंडिविजुअल करे चाहे स्टेट करे। और इसी के साथ निकल के आता है, अगर आप देखेंगे टेम्पल एंट्री पर भी अगर कोई इस तरह के चीज, अगर टेम्पल एंट्री को रोक लगाता है, वो दैट विल बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और उसके लिए इंडिविजुअल या जो ग्रुप है या कम्युनिटी है विल बी लाइबल और पनिशेबल। इसके साथ ही आप देखेंगे इनको रोकने के लिए SC/ST जो एक्ट है वो भी लेके आया गया, बेसिकली टू कर्ब द इनइक्वालिटी, और इक्वालिटी को अचीव करना, क्योंकि ये मान के चला गया कि डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी तो सोसाइटी रहेगी, डाइवर्सिफाइड सोसाइटी रहेगी, लेकिन इसके लिए डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कैसे हम इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल रहा है। हम इन प्रोविजंस में, कई और प्रोविजंस हैं जिनमें ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं। इवन आर्टिकल अगर 27 देखें आप, आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस फॉर्म के लिए किसी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इज वन ऑफ द सेक्युलर कैरेक्टर, सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब इसके साथ ये माना गया कि जो विजन है, सो दीज लीडर्स सेट आउट विजन एंड गोल्स। विजन क्या है, दैट इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज अ की वैल्यू, जो इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। अगर इक्वालिटी होगी, दो देयर विल बी डाइवर्सिटी, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ उसको आप डिस्क्रिमिनेटरी ना लें, कोई प्रेजुडिशियल ना हो उस डाइवर्सिटी को देखते हुए, स्टीरियोटाइप ना हो आपके बिहेवियर, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, उस डाइवर्सिटी को मानते हुए हम इक्वालिटी अचीव करेंगे। ये एक वैल्यू है, और इसके वजह से क्या होगा, इसी वैल्यू को और इसी डाइवर्सिटी से क्या एक इंडिया जो है यूनाइट होगा, और एक वन कॉमन कल्चर, अ कल्चर ऑफ इंडिया, और वन जो नेशन जो है एक तरह से एक भारत बन के निकल के आता है इसमें। लेकिन यहाँ पर ये मानने की बात है कि
ऐसे जो डिस्पैरिटी थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये पता है कि इस तरह की डिस्पैरिटी डिस्क्रिमिनेशंस तो हैं, और इसी डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशंस को सॉल्व करने के लिए कई ऐसे प्रोविजंस लेके आए। लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। दो वी गॉट द पॉलिटिकल, एक तरह से डिस्पैरिटी खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी सोशल डिस्पैरिटी या सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज प्रिवेलेंट। जो अगर आप ये देखें कि पॉलिटिकल जो है, दो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, इसको हमने क्या किया है, इरेडिकेट कर दिया है। क्यों? आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, पॉलिटिकल उसके पास राइट है कि वो एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है। इवन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो इसके तहत राइट टू वोट का अधिकार उसको है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इवन पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्पैरिटी and discrimination in many forms are widely prevalent in Indian society, चाहे वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हो, कई रूप में ये हम देखते हैं। और ये बोन ऑफ जो कंटेंशन ये बना हुआ है, अभी भी बोन ऑफ कंटेंशन है इंडियन सोसाइटी के लिए। इसके बाद हम चलते हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए आप देखिए, मैंने बताया आपको आर्टिकल 14, 18 पनिशेबल किस तरह से, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म्स। यहाँ पर आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, मैंने दिया है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल is seen, equality of all is seen as a key value that unite us all as Indian। हम ये इक्वालिटी अगर अचीव कर लेंगे विद इन द डाइवर्सिटी, तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपने पूरे देश को एक माला में वो पिरो देंगे। माना कई कलर्स के फूल रहेंगे, लेकिन माला खूबसूरत बनेगा, और वो डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इक्वालिटी हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब हम प्रियम्बल को देखते हैं कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। एक चीज और यहाँ पर देख लें कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी सिग्निफिकेंट, अगर जो हम अगर अपने डाइवर्सिटी को एंजॉय करें, डाइवर्सिटी को ये ना समझें कि ये डाइवर्सिटी जो है एक डिसोसिएटिव है, और डाइवर्सिटी हमारे लिए किसी रूप में एक प्रॉब्लम क्रिएटर के रूप में है। तो क्या होगा अगर हम किसी भी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट अगर करेंगे, तो वो क्या लाएगा, इक्वालिटी ब्रिंग करेगा। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मकसद भी रहा है, सोसाइटी को जोड़ने का यही एक तरीका भी है। प्लस पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम, पीपल को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर पाए विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन। अगर हिंदू है तो अपने रिलीजन को होली, दिवाली, दशहरा ये मना पाए। अगर मुस्लिम है, ईद, बकरीद और कई ऐसे उसके जो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसको मना पाए। जैन उसी तरह, बुद्धिज्म, और हर एक कम्युनिटी अपने मना पाए। स्पीक, अपने लैंग्वेज को हम दूसरे के लैंग्वेज को ना छोटा समझे, हम ये समझें कि कई लैंग्वेज मौजूद हैं। और एथनोसेंट्रिसिज्म जो बिहेवियर है कि थिंकिंग फ्रॉम वंस पर्सपेक्टिव, मेरी पर्सपेक्टिव ही सही है, इसको छोड़ते हुए कल्चरल रिलेटिविज्म की बात कि हम दूसरे कल्चर के साथ कैसे अपने आप को ग्रो कर सकें, कैसे उससे बेहतर चीज सीख सकें, कैसे हम पॉजिटिवली वो भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें। इन चीजों को अगर हम कर सके, पीपल मस्ट हैव द, इनकी फ्रीडम इनको होनी चाहिए अपने फेस्टिवल्स को, और इसी रूप में अपने तरीके से वो अपने को एक्सप्रेस कर पाए
within the limitations of the Indian Constitution. Expression does not mean कि आप जो आर्म रिबेलियन या आर्म तरीके से आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू हैव द राइट जो होता है अगर आपके पास, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ऑल द रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे, जो कि पॉजिटिव सोसाइटी जो है इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए वो होना चाहिए, ना कि आप किसी तरीके से सोसाइटी को कोई चोट पहुंचाएं या डिसिपेट करें या तोड़ने की कोशिश करें। डिविसिव टेंडेंसीज ना हो के एक यूनिफाइड टेंडेंसी होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देम दिस वे, और ये इक्वालिटी को लाने के तरीके हो सकते हैं। नो वन, किसी भी व्यक्ति अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति को उसके लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल, इन सब के बेसिस पे आप उसको अलग ना करें। आप किसी भी व्यक्ति को नो वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर यहाँ देखें तो कोई एक लैंग्वेज, नो वन लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी एक लैंग्वेज को, मान लेते हैं कि हिंदी या उर्दू या इंग्लिश, किसी एक लैंग्वेज को क्या कर दे आप कि कंपलसरी बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही कोई पर्टिकुलर रिलीजन कंपलसरी बन जाए, ना ही कोई फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंट्री में ये सारे डाइवर्सिटीज को लेकर चलना है इक्वालिटी को अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजन है, मैंने आपको बताया आर्टिकल 27, और आर्टिकल 27 की वजह से आप बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या करता है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देता है। इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ सेकुलरिज्म इज आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल अगर हम देखते हैं प्रियम्बल को, प्रियम्बल इसी चीज को अचीव करने की कोशिश करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल, जो कि अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल को लेटर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको एक तरह से जो किसी भी किताब के जो सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसको रखा गया है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में है इंडियन जो सोसाइटी के सोल जो है, वैल्यूज हैं, और जिसके लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन लीडर्स ने लड़ाई की, उनको इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, जस्टिस अचीव करने के लिए, और फ्रेटर्निटी, इन सब को अचीव करने के लिए जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वो पूरा जो सार है, जो समरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि लेटर हम पार्ट्स में देखते हैं, जिसको कि अगर फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में देखते हैं, वहाँ किस तरह से इंश्राइन किया गया है। यहाँ पर इन चीज़ों को एक समराइज फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में उसको दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखें, और आप लोग भी जिसको शायद पहली बार इस प्रियम्बल को देख रहे होंगे या इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बता दूं कि प्रियम्बल में जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये पूरे प्रियम्बल से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक प्रोविंशियल सर्विसेज में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो। ये एक इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चंस उठाए भी जाते हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो इसको बेसिकली आप लोग इसको प्रॉपरली एक याद कर लीजिए, हिंदी में भी इसको याद करिए और इंग्लिश में भी इसको याद कर लीजिए। तो इसमें जो चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपको गौर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करता है, वी जो हमारा सोवरेन के बारे में बात बताता है कि किसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन कौन है जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है, तो हम भारत के लोग जो हैं वो सब ने मिलके अपने लिए एक संविधान बनाया, और संविधान में सब इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, सारों के लिए एक इक्वल स्टेटस अचीव करने, इक्वालिटी अचीव करने के लिए हमने प्रोविजंस रखा है। आर्टिकल 14, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, that is right to equality among equals and right to have equal protection of laws, ये सारी चीज लेके आए। 15, 16, 17 जो है इम्पोर्टेंट इसके कंपोनेंट है, जिसमें आप देखते हैं अनटचेबिलिटीज को कैसे एलिमिनेट करना है, फिर 18 टाइटल्स को कैसे खत्म करते हैं। राइट 19 जो है, आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट जो आप
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस जो है, जिसमें कि एक तरह से आप देखेंगे प्रेस के भी राइट्स आ जाते हैं। फिर 20 इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ये इंपॉर्टेंट डेट है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। किस तारीख को किया? हमने किया 26 नवंबर 1949। इसमें हमने अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है, वी अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें एक बात बता दूं आपको कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे भी पूछे जाते हैं कि वर्डिंग्स कैसे किए गए हैं, इसमें ये भी पूछा जाता है, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसी टर्म को अगर दे दिया जाएगा कि क्या सोवरेन फिर डेमोक्रेटिक घुसा दिया जाएगा, इस तरह से आप अगर इसको याद करेंगे, इसी तरीके से आपको पूरे प्रियम्बल को याद करना है, ताकि आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा वहां पर इसको सॉल्व कर पाए। फिर यहाँ पर जस्टिस जो है, किस तरह की जस्टिस की बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस की बात कर रहा है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह की, 1 2 3 4 5 तरह की ये लिबर्टी की बात कर रहा है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 तरह के इक्वालिटी की बात कर रहा है। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ, बात क्या कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर में कि किस तरह से डिग्निटी हम अचीव करें, चाहे वो अनटचेबल्स की हो, इक्वालिटी कैसे अचीव करें, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में हम किस तरह से उस डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को यूनिफाई करते हैं, एक में मिलाते हैं, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए उसको एक तरह से ये ना माने कि ये एक डिसिपेटिव टेंडेंसीज है, हम ये माने कि ये एक ब्यूटीफुल एक नेकलेस की तरह है, सब मिलकर सबके सहयोग से एक माला बन जाता है। उसी तरह से ये कि फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्योंकि आपने देखा है इंडिया जो है उसमें जोग्राफिकल वेरिएंस है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ों को कैसे इंकॉर्पोरेट करें। तो ये आपकी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल हैं उसको इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए। और ये सारे चीज़ इक्वालिटी की बात करता है यहाँ पर, जो हम पढ़ रहे थे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इस वजह से हमने क्या किया है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की भी थ्योरी लेके आए हैं। और रिजर्वेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हम रिजर्वेशन टू द जो वीकर सेक्शंस हैं, चाहे वो आजकल तो हम एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, इनको इक्वालिटी में यहाँ तक ले आने के लिए, जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए, ये ऑलरेडी हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है इन द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है जो हमने अभी पढ़ा, इस क्वेश्चंस को ले लेते हैं ताकि आपको एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जो चैप्टर्स, उस चैप्टर्स को दोबारा एक बार देखिए, प्लस इनके साथ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को कमोबेश तैयार करने की कोशिश करिए, उसको सोचिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस आल्सो। अगर क्वेश्चन को हम देखें, पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो हमने जो पढ़ा है बस उसी से हमने लिया है इस क्वेश्चंस को। अब देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन इंडिया, ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन इंडिया। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो कितने लैंग्वेज इंडिया में बोले जा रहे हैं? मोर देन 1600 लैंग्वेजेज, जो मदर टंग हैं उसके रूप में 1600 लैंग्वेजेस इंडिया में बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर व्हाट डज दिस मीन, ये जो एक क्वेश्चन है सेकेंड, व्हाट डज दिस मीन judge other people negatively or see them as inferior। जब आपको अगर याद करेंगे इसको चैप्टर को, जो डिस्कशन को, तो किस समय में अगर आपने देखा होगा कि
कब हम जज करते हैं पीपल को नेगेटिवली और उसके साथ साथ में उसको इन्फीरियर देखते हैं। तो प्रेजुडिस के समय अगर आपने देखा होगा, हम ऐसे ओपिनियंस बना लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव में फिट नहीं करता है तो वो क्या है, वो इन्फीरियर है। इसके साथ हम उसको नेगेटिवली देखते हैं, उनके हर एक जो एक्टिविटी को छोटा देखते हैं, उसको एक नेगेटिव अप्रोच के साथ ही देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजुडिस विल बी द आंसर। आप इस क्वेश्चन को ये एनसीईआरटी में आप देखेंगे। तीसरा लेते हैं, हाउ कैन वी बी प्रेजुडिस्ड, कैसे हम प्रेजुडिस्ड हो सकते हैं, हो जाते हैं अबाउट मेनी थिंग्स। क्यों? क्योंकि हम जब प्रेजुडिस होते हैं, हम अपने ओपिनियंस ऐसे बना लेते हैं, तो अपने ओपिनियन जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज है उसके अगेंस्ट अगर कुछ होता है, उसके इतर अगर कुछ होता है, तो उसको सब चीज को हम क्या करते हैं, प्रेजुडिस के रूप में देखते हैं। उसके पीपल्स के रिलीजियस बिलीफ को, अगर हिंदू हो गया तो मुस्लिम के बिलीफ्स को वो एक नेगेटिवली देखता है, मुस्लिम है वो हिंदू के बिलीफ्स को, रिलीजियस जो रिचुअल्स को नेगेटिवली देखता है। कलर ऑफ द पीपल्स स्किन आपको बताया, जैसे यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जो कि नेल्सन मंडेला ने उस पर बहुत काम किया था। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो प्रेजुडिशियल ही है। द रीजन दे कम फ्रॉम, यहाँ पर ये भी है कि रीजन, कोई बिहार से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा चिंकी बोलते हैं, बिहार के लोगों को नेगेटिवली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिहारी के रूप में, एक गाली के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस तरह से प्रेजुडिस कर रहे हैं उनके साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। हर जगह से हमने क्या किया, प्रेजुडिस कर रहे हैं ये। फिर हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। क्या होता है जब व्यक्ति जो है एक्ट करता है ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। क्या करते हैं स्टीरियोटाइप्स, क्या करते हैं, आपने एक चश्मा पहन लिया है, उसी चश्मे से चीजों को देखते हैं। सोशलाइजेशन भी आपका इसी तरह का हो गया है कि उसी फ्रेम में चीजों को देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि लड़के जो है वो राउडी इन नेचर होते हैं, चाहे ये बात सच हो ना हो सकता है वो भी इमोशनल हो, वो भी क्रिएटिविटी चीज में विश्वास करें, वो आर्ट में, कल्चर में उनको विश्वास हो, वो कल्चर में करना चाहे, आर्ट में करना चाहे, डांस में करना चाहे। लेकिन चूंकि हमने एक चश्मा लगा दिया, उससे देखने लगे उनको, तो इसी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर की वजह से उन पूरे एक आपने क्या किया, एक कैटेगराइजेशन कर दिया है चीजों को। तो स्टीरियोटाइप से और प्रेजुडिस को मैंने इसमें बताया, उससे क्या करते हैं, आप डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं लोगों को साथ साथ कम्युनिटी को, साथ में किसी कंट्री को भी आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनके इन चीजों, स्टीरियोटाइप, बिहेवियर और प्रेजुडिस के बेसिस पे। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सब कैंडिडेट्स को पता ही होगा, फिर भी इसको लिया ताकि कभी जो नए लोग होंगे वो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों को। हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर यहाँ पर आए आप तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कोई भी जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द आंसर। सिंपल सा आंसर है, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। विच वॉज द कास्ट डॉक्टर अंबेडकर बिलोंग टू, किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वो कास्ट क्या था, आपने पढ़ा उस स्टोरी में, माहर कास्ट थे, जिसको कि फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर ने फाइनली एट द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ उसने उसको छोड़ के न्यू बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था, ताकि वहाँ पर इक्वालिटी अमॉन्ग, जो इक्वालिटी अचीव कर पाए। और इन इक्वालिटी को जो हिंदू जो कास्टिज्म में, कास्ट सिस्टम में जो इनइक्वालिटी थी, उन इनइक्वालिटी को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उन्होंने बहुत काम किया। फाइनली लेकिन परेशान होके उन्होंने अपने हिंदुज़म को छोड़ दिया और फाइनली बुद्धिज्म में चले गए। व्हाट हैपेंड टू डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर कमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स, क्या हुआ डिस्क्रिमिनेशन का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। तो आपने देखा आफ्टर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि हमने पॉलिटिकली जो हम अब डिस्क्रिमिनेट तो नहीं हो रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस तो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी अभी भी जो सोशल जस्टिस है उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं।
जो लोअर कास्ट है या जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो डिस्क्रिमिनेटेड फील होते हैं सोशली, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड के रूप में आप देखें, चाहे यूनुक्स को देखें। आजकल अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ चेंजेस आया, जो स्टीरियोटाइप्ड और प्रेजुडिस मैं आपको बता रहा था, तो किस तरह के ओपिनियन थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि कई चेंजेस आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। किस तरीके से, तो जो यूनुक्स होते हैं जिनको एक न्यूट्रल जेंडर के रूप में देखते हैं, तो वो भी अब एमएलएस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं। साथ में एम्प्लॉयमेंट में, कई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में केरला में आप देख रहे होंगे, तो वो वहाँ पर भी आ रहे हैं इन चीज़ों को। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, पॉलिटिकली दो डिस्क्रिमिनेशन कम कर दिया गया, द डिस्क्रिमिनेशन हैड गॉन अवे पॉलिटिकली, लेकिन अभी भी बट डिस्क्रिमिनेशन जो है, discrimination is still prevalent in the form of social ostracism faced socially by disadvantaged, by किससे, by disadvantaged section, जिसमें कि किसको लेंगे आप, वुमेन ले लें, फिजिकली चैलेंज्ड को रख सकते हैं, लोअर कास्ट कम्युनिटी, इन सब को आप रख सकते हैं, और वुमेन फिजिकली चैलेंज, लोअर कास्ट, इन लोगों को आप वहाँ रख सकते हैं। तो पॉलिटिकली क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया, लेकिन अभी भी सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी बरकरार है अभी भी, और उस पर जो है इंडियन सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, साथ ही जो लॉ मेकर्स को इस पर काम करना अभी बाकी है। और ये लगातार एक प्रोसेस है कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो राइट्स है, जो एक न्यूट्रल राइट्स है, ऑब्जेक्टिवली सबको प्रोवाइड कर दिया जाए, सबको बढ़ने का मौका दिया जाए। और इस प्रकार क्या होगा, अगर सोसाइटी भी, सिविल सोसाइटी और साथ में अगर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ मेकर्स इस पर ध्यान देते हैं, तो लगातार इसमें डेवलपमेंट होता रहेगा और ये स्थिति सुधरेगी। और इस प्रकार अगर आप देखें इन टुडेज चैप्टर, हमने पूरा डिस्कशन अगर किया, अगर हम इसको पूरे तरीके से देखें, तो हमने ये जानने की कोशिश की, जो सबसे पहला अगर आपने चैप्टर देखा, दैट वाज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वाज अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म था, लेकिन जब सेकेंड चैप्टर में आए, डाइवर्सिटी को हमने जोड़ने की कोशिश की है डिस्क्रिमिनेशन के साथ, किस तरह से उसके लूपिंग किया जाए, ताकि ये समझ आए कि डाइवर्सिटी के कारण कितना ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ और एक तरह से प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं, जिसके कि धरातल पर कोई वजह नहीं होता है, उसका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है, चाहे वो प्रेजुडिस हो, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हो, सारे जो हैं फॉल्स एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस पर वो इस्टेब्लिश होते हैं। तो इनको दूर करने की कोशिश की गई बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस के द्वारा, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, और कई ऐसे प्रोविजंस जो लीगल प्रोविजंस बनाए गए, कई ऐसे राइट्स डेवलप किए गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नए प्रोविजन, जो लॉज बने, फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए जो लॉज बने, ताकि उनको एक इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए इस सोसाइटी में साथ चलने के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए और हमने इस डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को देखा, प्रियम्बल में इक्वालिटी को किस तरह से लेके आया गया, इक्वालिटी, और एक जो सोल और स्पिरिट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन सोसाइटी का था, जो इक्वालिटी, उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। इवन हम एक समरी के बेसिस में देखते हैं कि प्रियम्बल में भी इसको कोट किया गया है, और आपको ये भी बताया कि प्रियम्बल को आपको ध्यान में रखना, याद करना है, क्वेश्चंस भी उससे पूछे जाते हैं। साथ ही एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी, जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको भी सॉल्व करें, उनको कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें, रिफ्लेक्ट अपॉन करें, ताकि जो
आगे में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये सब्जेक्ट, आप इनको समझ पाएंगे और यूपीएससी के क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखेंगे तो सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि एनसीईआरटी ही उनका बेस होता है। तो हमने कोशिश की कि जो भी बिगिनर्स हैं, जो या तो अभी तैयारी भी कर रहे हैं, जो 10th ये जो स्कूल डेज़ में भी हैं, कुछ लोग वहाँ से भी तैयारी करते हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए और वो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के इस बुक्स में, इस चैप्टर्स में पूछे गए हैं, उनको भी हमने देखा और बेसिकली हमने ये कोशिश की कि बेहतर तरीके से आप इसको चीज़ों को समझ पाएँ। विद ऑल दिस आज के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन को यहीं से हम फिर स्टार्ट करेंगे विद अनदर टॉपिक ऑफ दिस book, that is social and political life. Thank you.